हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की कुछ टेक्निक्स डिस्कस की थी, लाइक गैंट चार्ट, माइलस्टोन चार्ट एंड लाइन ऑफ बैलेंसिंग। इस वीडियो में हम सीपीएम और पर्ट की इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके रिलेटेड, ठीक है। यहां पर जितने भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं उनको पहले आप खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। खुद से आप सोचिए कि उनके आंसर्स क्या होंगे, फिर मेरे साथ आंसर्स मैच कीजिएगा, ठीक है। मैं अभी यहां पर आपके साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस यहां पर दिख रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर, ठीक है, वीडियो को सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग। यहीं पर वीडियो पहले पॉज कर दीजिए, ठीक है। पहले आप खुद से सोचिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग? गैंट चार्ट, सीपीएम एंड पर्ट, लाइन ऑफ बैलेंसिंग एंड किस। तो कौन सी टेक्निक यहां पर यूज नहीं होती है? गैंट चार्ट यूज होता है जिसको हम बार चार्ट बोलते हैं। सीपीएम एंड पर्ट इज ऑल्सो द टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जिसको हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। इट इज द नेटवर्क टेक्निक, बोथ आर द नेटवर्क टेक्निक्स, ठीक है। लाइन ऑफ बैलेंसिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइन ऑफ बैलेंसिंग के बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्कशन लिया था। ओके, डी इज द किस प्रिंसिपल। सो किस प्रिंसिपल इज नॉट ए टेक्निक फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर कौन सी टेक्निक यहां पर नहीं यूज होती है शेड्यूलिंग के लिए? नॉट यूज्ड। किस। किस मीन्स कीप इट सिंपल सिली। कीप इट सिंपल सिली, ये है फुल फॉर्म ऑफ किस, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है जिसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जैसे यहां पर हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स हम यहां पर पढ़ाते हैं उनको हम सिंपल रखने की कोशिश करें। हर एक चीज को अगर आप सिंपल रखोगे तो आपको बहुत इजीली वो चीज समझ आएगी, ठीक है। तो हमारी भी यहां पर यही कोशिश रहती है। देखिए, कोई भी चीज अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो पहले तो उसके रिलेटेड आप अपनी एक सोच बनाओ कि यार ये इजी है, ठीक है, मुझे इसको अचीव करना है, ठीक है। तो जब आप उस चीज को सिंपल सोचोगे पहले, ठीक है, फिर वो आपको एक टाइम आ गया कि वो आपको सिंपल लगने भी लग जाएगी, ठीक है। सो हर एक चीज को पहले सिंपल लेना चाहिए हमें, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को डिफिकल्ट मान मान के इग्नोर करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। हम उस चीज को हम मींस पकड़ेंगे ही नहीं, उस चीज को हम अपनी तरफ से करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बट अगर आप किसी चीज को करने की कोशिश करोगे तो एक टाइम आएगा कि वो चीज जो आपको एक टाइम पे डिफिकल्ट लगती थी वो चीज आपको धीरे धीरे सिंपल लगने लग जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द किस प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल क्या है कि मतलब आपको किसी भी चीज को सिंपल लेना चाहिए, सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना सिंपल वे हो उतना सिंपल वे आपको ढूंढना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द किस प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ माइलस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ माइलस्टोन। माइलस्टोन की ड्यूरेशन क्या होती है? इक्वल टू सब एक्टिविटी ड्यूरेशन, जीरो ड्यूरेशन, इक्वल टू सब एक्टिविटी ड्यूरेशन, जीरो ड्यूरेशन। सी ऑप्शन इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, डी ऑप्शन इज क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि माइलस्टोन क्या होता है। माइलस्टोन होता है कि जब भी किसी भी एक्टिविटी का या कोई भी सब एक्टिविटी का स्टार्टिंग या फिर फिनिशिंग पॉइंट होता है उसको हम माइलस्टोन बोलते हैं। जब भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? माइलस्टोन बोलते हैं, ठीक है। और जब भी कोई एक्टिविटी फिनिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइलस्टोन बोलते हैं। माइलस्टोन इज ए काइंड ऑफ इवेंट है। इवेंट में ना तो टाइम यूज होता है ना ही रिसोर्स यूज होता है, ना तो टाइम कंज्यूम होता है और ना ही रिसोर्स कंज्यूम होता है, ठीक है। सो इवेंट या फिर माइलस्टोन, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। बट इवेंट को आप बड़ी एक्टिविटी पे भी ले सकते हो और माइलस्टोन को हम छोटी एक्टिविटीज पे लेते हैं, सब एक्टिविटीज, एक्टिविटी की सब एक्टिविटी पे लेते हैं, ठीक है। माइलस्टोन चार्ट में जैसे हमने देखा था। सो माइलस्टोन हैज विच टाइप ऑफ ड्यूरेशन। कौन सी ड्यूरेशन होती है? जीरो ड्यूरेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूम नहीं होता है माइलस्टोन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइलस्टोन रिप्रेजेंट्स। माइलस्टोन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है? नहीं। क्रिटिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है? नहीं।
सब एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है? नहीं। माइलस्टोन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक इवेंट या फिर स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट। देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है? कंप्लीशन ऑफ की डिलीवरेबल्स। कंप्लीशन मींस फिनिशिंग, फिनिश हो चुका है, फिनिशिंग पॉइंट ऑफ की डिलीवरेबल। की डिलीवरेबल क्या है? कोई एक इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल, कोई एक इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल जिसके बारे में आपने सोचा होगा कि मुझे इस पॉइंट तक पहले पहुंचना है। ठीक है, जब वो पॉइंट तक आप पहुंच गए हो तो इट मींस आपने उस पॉइंट को डिलीवर कर दिया है। ठीक है, तो की डिलीवरेबल, फिनिशिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, फिनिशिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? की डिलीवरेबल बोलते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, माइलस्टोन क्या है? कंप्लीशन ऑफ ए की डिलीवरेबल। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब एक्टिविटी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए की डिलीवरेबल। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइलस्टोन। ओके, जहां पर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि एक एक्टिविटी का फिनिशिंग पॉइंट दूसरी के लिए क्या है? स्टार्टिंग है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। आप खुद सॉल्व करके देखिए एक बार। देखिए माइलस्टोन चार्ट, बार चार्ट, लाइन ऑफ बैलेंसिंग, सीपीएम पर्ट, ये हमने सभी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए सीपीएम पर्ट कैसा है? नेटवर्क टेक्निक है। ठीक है, जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। सीपीएम पर्ट इज नेटवर्क टेक्निक। सो सीपीएम पर्ट के लिए कौन सा करेक्ट रहेगा? 1। बार चार्ट क्या होता है? गैंट चार्ट होता है, डिस्कस कर चुके हैं हम। सो बी के लिए क्या आएगा? 2। लाइन ऑफ बैलेंसिंग क्या होता है? लाइन ऑफ बैलेंसिंग देखिए मैंने आपको बताया था रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। जहां पर भी एक ही तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है वहां पर आप लाइन ऑफ बैलेंसिंग यूज करते हो। तो लाइन ऑफ बैलेंसिंग सी के लिए क्या आएगा? 4 आएगा। सी के लिए क्या आएगा? 4 आएगा। माइलस्टोन चार्ट क्या होता है? जहां पर आप मींस किसी भी कोई भी टारगेट अचीव करते हो, ठीक है, वहां पर आप एक स्टोन रख देते हो। वो स्टोन कैसा है? चेक पॉइंट है आपका। क्लियर? जहां पर जो आपका छोटा टारगेट कंप्लीट हुआ वहां पर आपने क्या रख दिया? एक मार्क लगा दिया कि यहां पर मेरा छोटा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो वो आपने एक चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया है। ओके, सो माइलस्टोन इज फॉर 3। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पर्ट सीपीएम। ठीक है, ओके, देखिए, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से काफी सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी भी जा चुकी हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो हमें अब फोकस करना है पर्ट सीपीएम पे, जिसपे हमें पूरा डिटेल में फोकस करेंगे। ठीक है, और वही चीज आपको एग्जाम में पूछी जाने वाली है, मेजोरिटी पोर्शन उसी का आने वाला है आपको। ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीपीएससी जेई के एग्जाम की। ठीक है, एंड दिस इज द डेमो क्लास ऑफ पीपीएससी जेई। एंड आफ्टर दिस वीडियो जो भी हमारे आगे जो टॉपिक्स रहेंगे उनको हम लाइव वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइव लेक्चर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे भूपेंद्र सर को। भूपेंद्र सर का नंबर है 9877580530। ठीक है, दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ भूपेंद्र सर। एंड दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ मी, तेजिंदर। ओके, सो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लाइव क्लास लगाने में इंटरेस्टेड हैं फॉर पीपीएससी जेई प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग पर्ट सीपीएम के लिए। अगर आप लाइव क्लास लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे भूपेंद्र सर हैं जो कि इस चैनल के डायरेक्टर हैं, सो उनसे आप इस नंबर पर बात कर सकते हो 9877580530। ओके, so let us discuss about PERT CPM. CPM and PERT. Okay. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को वेरियस एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उन एक्टिविटीज में हम इंटर रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं।
हर एक्टिविटी के लिए टाइम ड्यूरेशन चेक करते हैं। टाइम ड्यूरेशन और इंटर रिलेशनशिप्स जब हमें समझ आ जाते हैं किसी भी एक्टिविटीज में, उसके बाद हम ग्राफिकल फॉर्म में, या पहले हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टेबुलर फॉर्म को फिर हम उससे डाटा, टेबुलर फॉर्म से हम डाटा लेके फिर हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में। ग्राफिकल फॉर्म में कर सकते हो या फिर नेटवर्क फॉर्म में कर सकते हो। तो नेटवर्क फॉर्म में किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को अगर आपने शेड्यूल करना है नेटवर्क फॉर्म में, तो वहां पर हम सीपीएम और पर्ट को यूज करते हैं। ठीक है, सो सीपीएम एंड पर्ट बोथ आर द नेटवर्क टेक्निक्स। पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है, दोनों ही नेटवर्क टेक्निक्स हैं। नेटवर्क टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, नेटवर्क टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। क्लियर? CPM is called critical path method. CPM is called critical path method. इसको हम क्या बोलते हैं, critical path method बोलते हैं। And PERT is called program evaluation and review technique. PERT की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बनता है। ही क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। पर्ट की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स कहां पर कंफ्यूज होते हैं, प्रोग्राम की जगह पे प्रोजेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में प्रोजेक्ट इवेल्युएशन भी रहेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एक्चुअली, ठीक है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। So these are the full forms of CPM and PERT. Both are the network techniques. Next point is, it is based on deterministic approach. Deterministic approach. Deterministic approach. And PERT is based on probabilistic approach. Probabilistic approach. इसका क्या मतलब है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड जो टेक्निक है वो आप वहां पर यूज करते हो जहां पर आपको प्रोजेक्ट का पहले से एक्सपीरियंस है या सिमिलर प्रोजेक्ट का पहले से एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको एक्सपीरियंस होगा तो वहां पर आपको पता होगा कि कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम लेने वाली है। ठीक है, जब आपको किसी भी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है तो वहां पर आपको पता होगा कि कौन सी एक्टिविटी को कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो उस केस में आप काफी श्योर हो एक्टिविटीज के टाइम्स के रिलेटेड, तो वहां पर आप डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच यूज करोगे। क्लियर? सेकंड थिंग, जहां पर आपको प्रोजेक्ट के टाइम के बारे में श्योर नहीं है या प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी एक्टिविटीज के टाइमिंग्स श्योर नहीं है। ठीक है, कि कौन सी एक्टिविटी को कितना टाइम लगने वाला है, कौन सी एक्टिविटी को कितना लगेगा, ये आपको नहीं पता है क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट में नए हो। ठीक है, तो उस केस में आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी यूज करोगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यूज करोगे। ओके, सो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइम्स ऑफ एक्टिविटीज एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करोगे इन केस ऑफ PERT, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच यूज करोगे इन केस ऑफ CPM। ठीक है, फॉर एस्टिमेशन ऑफ time of activities and project. Okay, third thing, it is activity oriented. It is event oriented. Clear? एक्टिविटी और इवेंट में हम फर्क समझ चुके हैं। एक्टिविटी में क्या होता है, टाइम और रिसोर्स दोनों चीजें कंज्यूम होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा फोकस किस पे रहता है, सीपीएम में एक्टिविटी पे फोकस रहता है। PERT में क्या होता है, PERT इज इवेंट ओरिएंटेड, और इवेंट में बता चुका हूं, उसमें इवेंट इज जस्ट द स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी। जिस पॉइंट पे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और जिस पॉइंट पे एक्टिविटी फिनिश हो रही है उसको आप इवेंट बोलते हो। ठीक है, एंड PERT इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। PERT इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। ओके, ये ध्यान रखना। Fourth is, it is used for कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर जनरली इंजीनियर्स को क्या रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जनरली
जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, वो वहां पर एक्सपीरियंस लेबर काम करती है, तो वहां पर आप सीपीएम अप्रोच यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। इट इज यूज्ड फॉर R&D प्रोजेक्ट्स, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जिनमें साइंटिस्ट भी नए होते हैं। कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी चीज पे रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च उसको नहीं पता है कि किस टाइम तक कंप्लीट होगी रिसर्च, बिकॉज इट इज द रिसर्च है। और रिसर्च में क्या होता है, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, रिजल्ट्स भी सर्टेन नहीं होते हैं और टाइम भी सर्टेन नहीं होता। ठीक है, सो जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो वहां पर PERT एनालिसिस यूज होगा। ठीक है, PERT एनालिसिस या फिर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज होगी। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ पॉइंट इज देयर इज वन टाइम एस्टिमेशन। ठीक है, और PERT में क्या होगा, 3 times एस्टिमेशन। देखिए, सीपीएम एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, मींस आप श्योर हो टाइम के बारे में कि किस एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा। क्लियर, सो उस केस में आप वन टाइम एस्टिमेशन लोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक एक्टिविटी को 5 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप श्योरली बता दोगे कि इस एक्टिविटी में मुझे 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, और 5 घंटे में मैं ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर, सो उस केस में आप वन टाइम एस्टिमेशन लोगे जब आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, जब आप वेल एक्सपीरियंस्ड तो उस केस में आप वन टाइम एस्टिमेशन ही लोगे। क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि किस एक्टिविटी को कितना टाइम लगने वाला। सीपीएम में, सॉरी, PERT में क्या होता है, PERT में आप एक्सपीरियंस नहीं हो, नॉट एक्सपीरियंस्ड। क्लियर, जब आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप वहां पर टाइम एस्टिमेशन फिर कैसे लोगे, आप 3 टाइम्स एस्टिमेट करोगे। देखिए कौन कौन से, वन इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी मैं यहां पर बताने वाला हूं कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इसको हम T0 लिखेंगे। सेकंड इज मोस्ट लाइकली टाइम, इसको TM लिखेंगे। एंड थर्ड इज पेसिमिस्टिक टाइम। तो ये 3 तरह के टाइम्स हैं जो आप एस्टिमेट करोगे किसी भी एक्टिविटी के लिए। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। 3 टाइम एस्टिमेशन फॉर एन एक्टिविटी। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी के लिए, यहां पर भी फॉर एन एक्टिविटी। सो आपके पास 3 तरह के टाइम्स होंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। इनका क्या मतलब है, देखिए PERT में आप श्योर नहीं हो, टाइम ऑफ एक्टिविटी के बारे में श्योर नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे कि यार इस एक्टिविटी को मैं कम से कम इस टाइम पे कंप्लीट कर दूंगा। तो वो जो कम से कम टाइम है, वो कम से कम टाइम कौन सा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कम से कम। कम से कम, ये कम से कम इतना टाइम तो मुझे लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे एक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिले हो जाए, ठीक है, यहां बोलूं कि मैं पूरा आलस करके चल रहा हूं एक्टिविटी को कंप्लीट, एक्टिविटी जो कर रहा हूं मैं पूरे आलस से कर रहा हूं, ठीक है, पूरी ऐश से कर रहा हूं, तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे एक्टिविटी करने में कितना लग सकता है, सबसे बड़ा टाइम क्या लग सकता है किसी भी एक्टिविटी में, दैट इज कॉल्ड द पेसिमिस्टिक टाइम। सो बड़े से बड़ा टाइम, बड़े से बड़ा टाइम, ठीक है, बड़े से बड़ा समय किसी भी एक्टिविटी में कितना लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, वो क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम क्या है, जो आपको फील हो रहा है कि हाँ यार इस टाइम पे तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है, इस टाइम पे भी ज्यादा चांसेस हैं करने के, जिस टाइम पे ज्यादा चांसेस हैं करने के वो क्या है आपका मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली का मतलब भी देखिए क्या है, जिस टाइम पे ज्यादा चांसेस हैं करने के, ठीक है, दैट टाइम इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली टाइम। तो आप यहां पर 3 तरह के टाइम एस्टिमेशंस करते हो फॉर एन एक्टिविटी। ओके, एक चीज आपको जो यहां पर ध्यान में रखनी है,
देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो एक बार पहले नोट कर लीजिए पीछे जाके वीडियो के, ठीक है। अब मैं इसको यहां से इरेज करके थोड़ा सा इसको और समझाने वाला हूं, यहाँ पे और डिटेल में जाना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, टी ऑप्टिमिस्टिक इज लेस देन टी मोस्ट लाइकली लेस देन टी पेसिमिस्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। पेसिमिस्टिक टाइम सबसे बड़ा टाइम होगा, मोस्ट लाइकली टाइम उससे छोटा होगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम सबसे छोटा होगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, कम से कम टाइम किसी भी एक्टिविटी को कितना लगेगा। मोस्ट लाइकली टाइम क्या है, ज्यादा चांसेस किस टाइम पे है करने के। और पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लग सकता है किसी भी एक्टिविटी को। पूरा डिले हमने कंसीडर करके चल रहे हैं, पूरा हमने लेट से लेट हो गया, जितना लेट हो सकता था उतना लेट हो गया, और फिर भी कितना टाइम लग जाएगा, पेसिमिस्टिक टाइम लग जाएगा। क्लियर। सो ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप ये बोल सकते हो, क्योंकि कोई एक्टिविटी ऐसी भी हो सकती है जहां पर आप श्योर हो, ठीक है, जैसे यहां पर है, यहां पर आप बिल्कुल श्योर हो, तो यहां पर क्या होगा, टी ऑप्टिमिस्टिक इक्वल टू टी मोस्ट लाइकली इक्वल टू टी पेसिमिस्टिक। यहां पर तीनों टाइम सेम है, ठीक है। आप किसी भी एक्टिविटी पे को कम से कम टाइम, ज्यादा चांसेस, और सबसे लेट होते हुए भी, फिर भी आप अगर आप वेल एक्सपीरियंस हो तो आप क्या बोलोगे कि एक ही टाइम है मेरे पास, तो बस उसी टाइम में मैं कंप्लीट कर दूंगा सब, ठीक है, क्लियर। बट पर्ट में क्या होगा, ये होगा, किसी एक्टिविटी के लिए आप श्योर हो सकते हो, किसी एक्टिविटी के लिए नहीं श्योर हो सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो यहां पर आपसे पूछते हैं एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम टी एक्सपेक्टेड फॉर एन एक्टिविटी, फॉर एन एक्टिविटी। एक चीज ध्यान में रखिए, मैं यहां पर एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हम ये टाइम जो ले रहे हैं ये एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक्टिविटी है, ठीक है। ये जितना भी टाइम एस्टिमेशन लिखा है ये हमने एक्टिविटी के लिए लिखा है, क्लियर, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एन एक्टिविटी क्या होगा, इट विल बी दी वेटेड एवरेज ऑफ टी नॉट, टी एम एंड टी पी। वेटेड एवरेज, आप तीनों टाइम्स में को कुछ कुछ वेटेज दोगे, उसके हिसाब से आप उसका जो है टी एक्सपेक्टेड निकालोगे वहां से। वेटेड एवरेज क्या है, देखिए टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टी एम प्लस टी पेसिमिस्टिक अपॉन 6। दिस इज योर टी एक्सपेक्टेड फॉर एन एक्टिविटी एंड दिस इज द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स फ्रॉम पर्ट। पर्ट में ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, और ये बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। हमने यहां पर क्या किया है, टी मोस्ट लाइकली को सबसे ज्यादा वेटेज दिए, देखिए 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और बाकी दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम को इक्वल वेटेज दी है 1:1 की, और टी मोस्ट लाइकली को 4 की वेटेज दी है, 4 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, बहुत बार पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं, क्लियर। तो इसको नोट करके चलिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पर्ट में ही, क्योंकि पर्ट में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। सीपीएम में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यही नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। पर्ट में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक नोट लिखवाने वाला हूं, ठीक है, नोट लिख लीजिए यहां पर, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बार बार बनता है, हर एग्जाम में बनता है। देखिए क्या है वो पॉइंट, टी, या ऐसा लिख लीजिए, टाइम ऑफ एन एक्टिविटी follows beta distribution of probability। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ठीक है, उन डिस्ट्रीब्यूशंस में एक होती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं हम किसी भी एक्टिविटी के
टाइम को एस्टिमेट करने के लिए इन केस ऑफ पर्ट। ठीक है, पर्ट में आपको किसी भी एक्टिविटी का टाइम अगर आपको एस्टिमेट करना है तो वहां पर हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन follows normal distribution of probability। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी प्रोबेबिलिटी की। देखिए यहां पर दो पॉइंट्स मैंने बोले इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट्स कौन कौन से? टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? एक्टिविटी की। और यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? प्रोजेक्ट की। जब एक्टिविटी की बात करेंगे तो एक्टिविटी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉलो करके ही आपके पास ये फॉर्मूला बना है। ये फॉर्मूला आपके पास कहां से आया है? देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा? टी एक्सपेक्टेड फॉर एन एक्टिविटी, एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन का फॉर्मूला ये है। और ये कहां से बना है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से ही बना है। क्लियर? ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके ही आपने टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी निकाला है। आपको ये 3 टाइम्स एग्जाम में गिवन होंगे, ये 3 टाइम्स आपको गिवन होंगे। इन 3 टाइम्स को यूज करके आपने एक्टिविटी का टाइम निकालना। कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला से, बस। ठीक है, उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ पर्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको लगभग सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर एक ही वीडियो में बता दिए हैं एक्चुअली। ठीक है, आगे तो हमने अब इनको समझना है कि कैसे आया ये सब। ठीक है, कैसे हम इनको हम यूज कैसे करते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पर्ट सीपीएम। इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीपीएम और पर्ट में डिफरेंस के थे वो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिए हैं। और ये सभी पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लगभग आपके एग्जाम की सारी वेटेज यहीं पे कवर हो रही है इसी वीडियो में। ठीक है, सो इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम, या नेक्स्ट जो लाइव क्लासेस है हमारी, वहां पर हम मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।